तो भैया आप युवा संवाद जो चल रहा है, युवा संवाद की नई कड़ी में हमारे बीच राहुल तिवारी जी हैं, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। भुवन विक्रम सिंह केशु राजा जी हैं, जो छतरपुर और पन्ना दो ही जिला में जाना पहचाना चेहरा है। सत्येंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। और सत्येंद्र सिंह जी भैया राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इसके पहले कई साल, लगभग एक दशक, 15 साल अमेरिका में रहे और अलग अलग कंपनियों में जॉब से लेकर तमाम सारी चीजें वो उनको पूरा सारी चीजें अपन समझें। लेकिन फिलहाल राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में दमोह जिला के जबेरा में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के भाई हैं। और लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान, जैसे हमने कही कि तमाम विदेश में लेके, केशु भैया भी शायद पूरी विदेश में उनकी, केशु भैया की भी पढ़ाई भई। तो बुंदेली संवाद में वे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में युवाओं के बीच में रह के काम कर रहे हैं और बतौर युवा भी अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे संवाद शुरू करें। सत्येंद्र भैया माइक का। सत्येंद्र भैया, शुरुआत कहां से हुई और इसके बाद अपन जब यूएस पहुंचे, पढ़ाई करी, नौकरी करी, की प्रकार को अब तो सफर रहो? सबसे पहले सचिन भैया, बुंदेली समागम और बुंदेली बौछार की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना भव्य आयोजन हर साल आप यहां करते हैं। तो हमारी शुरुआत सचिन भैया अपन दमोह जिले के जबेरा के नोहटा गांव से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे, नवोदय विद्यालय में पहुंचे और एक नई दिशा भी मिली। और 4 साल हम भोपाल में भी रहे। अपन ने तई LNCT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी और फिर IIT गुवाहाटी पहुंचे। वहां से कंप्यूटर साइंस में MTech करने के बाद बहुत सारी कंपनियों में सिलेक्शन होगा तो एक अच्छी कंपनी थी वेरिटास, वो ज्वाइन कर ली अपन ने। 2 साल अपन पूना में रहे और उसके बाद 15 साल कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में रहना हुआ। तो यूएस जाने का जो मुख्य कारण मेरा ये था कि मैंने सोचा यदि आईटी फील्ड में ही काम करना है तो ऐसी जगह जाके काम किया जाए जहां से आईटी फील्ड का ओरिजिन हुआ है। तो मौका भी जल्दी मिल गया। और एक चीज जो मैंने वहां पर देखी कि अपने इस क्षेत्र से बहुत कम ही लोग हमें होते मिले। ज्यादातर वैसे मध्य प्रदेश ही के लोग कम मिलते थे तो इंदौर भोपाल से ज्यादा लोग मिलते थे, क्योंकि वहां भी मैं बहुत सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव रहा। हिंदू स्वयं सेवक संघ की शाखाएं लगाई मैंने 5 साल। कई एनजीओज के साथ काम किया मैंने। एजुकेशन के लिए हम वहां पर फंड रेजिंग करते थे और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में भी मैंने वहां पर काम किया। और वापस आने का मन बीच में था और 2015 की बात है, माननीय मोदी जी सैनोजे में उनका आना हुआ और मोदी जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात बोली वहां पर आकर कि सब लोग बोलते हैं कि भैया भारत का जो टॉप ब्रेन होता है वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। आईआईटी से पढ़ के लोग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो भी कारण होता है अमेरिका चले जाते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भैया ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन डिपॉजिट है। अब हमें इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए। तो माननीय मोदी जी का एक इंस्पिरेशन रहा। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आई डिसाइडेड कि नहीं, भारत आके यहाँ काम करके देखना है। यदि यहाँ चीजें नहीं जम पाएंगी तो अमेरिका जाने का ऑप्शन तो हमेशा आपके सामने खुला ही हुआ है। तो ये संक्षिप्त में था और फिर और विषय आएगा तो रखेंगे। धन्यवाद। केशु भैया, आपकी भी पढ़ाई जो है विदेश में भई और उसके बाद लगे नहीं कि अब उतना ही सेटल रहे, ज्यादा बेहतर है इतने आके फिर जो है गांव गांव यात्रा करत फिर रहे नेतागिरी की? वापस तो भैया हमेशा ही से आने हैं। तो हमारे माता पिताजी कभी भी ये भाव के रहे नहीं है कि आप विदेश में जाकर सेटल हो जाओ। विदेश जावे को हमारो मतलब शिक्षा तो ऐसी चीज है कहूँ प्राप्त करने थी लंदन में कर ली, लेकिन विदेश जावे को जो हमारा प्रमुख कारण है तो कि
बहुत बचपन से हमारे मन में जा चीज़ क्लियर हती कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में भविष्य अपनो बनाउने है। और कहूँ भी हम जो माने थे कि अगर आप खा जनता के बीच में जनता के लाने कछु आप करवो चाहत हो तो पूरी दुनिया में का हो रहा है, पूरी दुनिया में जीवन जीवे को स्तर का है, और ऊ के मुकाबले आपके क्षेत्र में बुंदेलखंड में अपने पन्ना छतरपुर जैसे जिलन में जीवन को का स्तर है। जब तक अपन ई अंतर खा ना समझ हैं और जब तक अपन उन सरकारन की का योजनाएं हैं, अपनी सरकार की का योजना है, इको अंतर ना समझ हैं, तब तक अपन इन कामन में ईमानदारी से काम कर नहीं पे भी। तो वो कारण से हमारी इच्छा थी कि हम बाहर जाएं, ये सब चीज़ें देखें और जो एक्सपोजर है जो मिले तो वो आगे हर तरह से सकारात्मक रूप में उपयोग हुई है। राहुल भाई, युवा आप तो शुरू से छात्र नेता के तौर पे आपकी शुरुआत भई, छात्र नेता के बाद फिर युवा मोर्चा में वह प्रदेश महामंत्री के तौर पे हैं, आगे की भी बहुत सारी राहें खुली हैं। तो राजनीतिक तौर पे जो युवाओं के लाने संघर्ष है, और खास तौर से वे जिनको परिवार बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के तौर पे ना हो, जिनके परिवार में कहूँ कोई राजनीति मतलब बड़े पदों पे नहीं रहे, हालांकि आपके पिताजी कछु पदों पे रहे लेकिन विधायक सांसद जैसे, उनमें का चुनौती आपको देखने को मिली है? सबसे पहले तो सचिन भैया आपको, आपकी पूरी टीम का और यहाँ पर बैठे हुए बहनें और भाइयों का मैं प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत आभारी हूँ कि बुंदेलखंड के युवाओं को आपने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। आप हमारे बुंदेलखंड के लिए वो जौहरी हो, जो बुंदेलखंड के हीरे निकलते हैं उनको तराशने का काम सचिन भैया आपने किया है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रही बात, कोई भी युवा हो अगर वो सोच ले कि हमें चाहे व्यवसाय करना है, वो सोच ले हमें समाज सेवा करना है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना है, और युवा जब बुंदेलखंड का संकल्पित हो जाए तो मुझे लगता है निश्चित रूप से भाई अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। रही बात सामान्य परिवार की, तो भैया हमारी भारतीय जनता पार्टी में सामान्य परिवार के युवा को उठा के बड़े पद पे भेजो जाते हैं कि वे अपने देश की, अपने क्षेत्र की और विधानसभा की सेवा करें। तो हमारी तो युवाओं से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ो, देश को मजबूत करने तो भारतीय जनता पार्टी के संगे रहो, देश सनातन और धर्म के लाने मजबूती प्रदान करने के लाने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी जो आम परिवार के गरीब युवा को, जिनके मताई बाप कछु ना रहे हों, बिल्कुल किसान हो गए, बहुत छोटे व्यापारी हो गए, और अगर उनमें ललक हो गए कि हमें सेवा करने हैं जनता की, तो वही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवे, अपने क्षेत्र की सेवा करवे और जो उनको संकल्प है उनको पूरा करवे। लेकिन जी प्रकार से अब आपकी वर्तमान की राजनीति है, या मान लो आप युवा मोर्चा में पूरे प्रदेश को आप काम देख रहे, एक आपने एक नई चीज पैदा करी कि जब हमने देखे कि बहुत सारे जब आपको पद मिले तो भारी लामो लामो जलूस निकले, तो कही गई थी कि भैया पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा जलूस नहीं निकले कि सैकड़ों गाड़ियों के संग एक काफिला। तो जो राजनीति में इतने सारे जो अपन जी को कोई न कहीं भैया जो प्रदर्शन है, कोई न कहीं शक्ति प्रदर्शन है, कोई न कहीं लोगों को प्यार है, तो ई के पीछे की भावना कर हमारे भी लिखत के भीड़ नहीं है, अपनन को प्यार आए, और जो प्यार ही आए। हमारी सरकार की इतनी योजनाएं हैं, हम युवन के बीच में जाते हैं, हम लोग 5 ही साल जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ो हो चाहे छोटो हो, आदरणीय रामेश्वर भाई साहब भी बैठे हैं, वे भी अपने क्षेत्र में एक एक वार्ड में जाते हैं। तो हम लोग अपनी योजना के माध्यम से क्षेत्र में जात, समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के माध्यम से जात, हम लोगों को संकल्प होता है कि एकात्म मानववाद हमारे दीनदयाल जी की जो सोच रही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े जो गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं, उनको लाभ कैसे पहुंचे। जब हम उन के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और अगर छोटो सो कछु अगर पार्टी हम उनको दायित्व देते तो भ्योरे आ जाते हैं बधाई देवे। तो चाहे वो भीड़ हो, चाहे शक्ति प्रदर्शन हो, जब भाजपा है, युवा मोर्चा है, और युवा मोर्चा जब छोटो सो भी आयोजन करते हैं तो बड़े रूप में वो आयोजन होते। लोग बाग जो विरोधी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वे ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम ये अपनत्व मानत हैं और अपनन को प्यार मानत हैं। ये केशु भैया, राजनीति में जैसे हमने कही, जब आप विदेश की अपनी पढ़ाई करके लौटे तो आपने पदयात्रा करी, तमाम सारी चीजें करी, लेकिन कई बार चूंकि आप सब युवा नेतृत्व के तौर पे अलग अलग क्षेत्र में हैं, कई बार
बड़ी लड़ाई में युवा पीछे छूट जाए, कहूं टिकट में, कहूं और दावेदारी में, तो वो निराशा के भाव को कैसे खत्म करने को का रास्ता आप लोगों ने बताओ? कोई निराशा नहीं है सचिन भैया। जैसे कि आपने हमसे ज़्यादा राजनीतिक करियर देखे हैं, हम तो जो माने थे कि एक समझ की जो अंतर आउट है, हमने 2018 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा को चुनाव भी लड़ो, और हमारे हंसी मजाक में हमेशा जब बात करने लगे कि अगर 2018 में जीत गए होते तो ज़िंदगी में दोबारा कहूँ विधायक न बनते, क्योंकि 2018 के समय पे हम 28 साल की हमारी उम्र थी, लंदन से वापस पढ़ के लौटे थे, पिताजी के नाम पे वोट मांग रहे थे। आपने व्यक्तिगत ना तो कोनो संघर्ष करो तो उस समय पे ना आपकी व्यक्तिगत कोई समझ हती राजनीति का लेके और क्षेत्र के विकास या जनता के बीच में जो मुद्दा होते हैं उनके उठावे के लाने। तो कई बार अपने देश में ऐसा होता है जो ज़्यादातर लोग निंदा करने लगते हैं कि राजनीतिक परिवारन से आए बच्चन के लाने, कि विदेश से पढ़ के आए, पिताजी हते उन्हें टिकट दिवा दी, परिवार ने प्रचार करो, आप चुनाव जीत गए। लेकिन अगर उनने वो व्यक्तिगत संघर्ष ना देखो हुए तो कभू वो राजनीतिक समझ और जस्टिस करवे को जो तरीका होते वो आपके अंदर नहीं आ सकत। तो जोन जो हमारी पिछले 10 साल से घिसाई भई है, हम तो यही को माने थे कि आशीर्वाद माने तो अपने पिताजी को भी और जनता को भी और भगवान को भी, कि जब हमारी घिसाई चल रही है और जब मौका मिल है, जब हमें लगा था कि हमारे अंदर समझ पर्याप्त हो जाए है, तो हमारी पार्टी का हमें विश्वास हुई है कि नहीं अब जी लायक हैं, और तब मौका मिले और उनको हम न्याय भी कर पे भी। तो ईश्वर करे आपकी घिसाई 2028 तक खत्म हो। सत्येंद्र भैया, बार बार अब जितनी भी बातें होती बुंदेलखंड में बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बातें होती, वो रोजगार को लेकर, जब अपन आईटी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, अब जाके जब विदेश की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उनमें आपको क्या लगत के जो मूल जो समस्या बुंदेलखंड के लोगों के संग है कि अगर मान लो, हालांकि बहुत जगह है, जैसे आपने की संख्या कम है लेकिन है, तो बस संख्या बढ़ावे के लाने मूल समस्या बीच में का है, का अंग्रेजी बड़ो बैरियर है या और कोई ऐसा बैरियर है? यदि यहाँ के लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी अपन को देना है, सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर ही, जैसे हम जब आप बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि छोटे से गांव से निकल के अमेरिका भी पहुंच गए, और हमें तो अमेरिका जाबो आसान लगा, तो जैसे वापस आओ बड़ा मुश्किल लगा था। वो भी एक माया जाल है, 10-15 साल कहूँ रह लो तो फंस जात हो आप। अब शहर से आदमी गांव नहीं जा पाता है। तो शिक्षा के स्तर को अच्छा करना, साथ साथ में हमें सही गाइडेंस लोगों को देना। तो एक चीज हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, सबसे अभी 2-3 साल से मैं क्षेत्र में सक्रिय हूं, तो अभी हमने 45 नवोदय विद्यालय की कोचिंग चालू करी। हम नवोदय विद्यालय से हम खुद पढ़े हैं, और हमारा जो मानव है कि यदि आपने बच्चों का फाउंडेशन मजबूत कर दिया, बेस मजबूत कर दिया, तो उनको एक नई दिशा और दशा मिल जाती है। और साथ में अभी हमने 7 जगह पे स्मार्ट क्लासरूम भी चालू करे हैं, उसमें हम बाहर के टीचरों से सीधा संपर्क करवाते हैं, और 2 वे कम्युनिकेशन से लगभग इसमें करीब 2000 बच्चा हमारे क्षेत्र के ही पढ़ रहे हैं। तो ये आगे चलकर इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला बात है कि हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। और आजकल एक बहुत अच्छी बात है, हम तो 20 साल पहले अमेरिका गए थे, वो समय तो ने जो इंटरनेट चलत तो ने कछु चलत तो बहुत सारी चीजें, जब हम अपनी बात करें ना, जब हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लो तो हम कोई एक आदमी से नहीं मिले थे जो ने इंजीनियरिंग करी हो। तो आज लेकिन साधन अच्छे हैं, तो लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमें बस लोगों को उससे जोड़ना है। और जो बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र है, अब आप जैसे लोग आगे आए हैं और सब लोग आगे आकर बुंदेलखंड को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें तो ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारी तो आज आपके इस माध्यम से भारत सरकार से एक निवेदन है, एक बड़ो पैकेज बुंदेलखंड के विकास के लाने दो जाए, क्योंकि यहां अभी हर तरीके से संभावनाएं अपार है। शिक्षा से हम फोकस करें, हमारे पास जमीन इतनी है, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। वैसे भी हम भारत देश के सेंटर में बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर हो गया है। आज से 20 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे बहुत बेहतर हो गया, तो इंडस्ट्रीज लाना भी आसान है। एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब हम यदि हम बनाते हैं, तो जो यहाँ से जो पलायन हो रहा है
वो भी रुकेगा, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो जरूर यहाँ पर होगा। केशव भैया, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो यूथ के तौर पे बुंदेलखंड में आप कौन सी ऐसी चीजें देखा जिन पे अगर भविष्य में कहूँ आपको मौका मिले तो क्या करवो जाओ? बुंदेलखंड में भैया करवे के लाने बहुत कछु है। मतलब हम तो जो माने थे कि कठिनाई होत हुई शायद शहर के बड़े नेतन का कि भाई इतना तो इतना विकास हो चुका है कि अब हम करें का। बुंदेलखंड में अपने क्षेत्र में तो अगर व्यक्ति करवो चाहे तो 99% चीज़ें अब करवे के लाने बाकी हैं। जैसे कि आपके इतने सवाल उठे थे पहले भी, रोजगार खा लेखें और पलायन खा लेखें, तो वो मैं दीपू भैया ने जो बात कही उसे हम पूरी तरह से राजी नहीं हैं। हर व्यक्ति का, हर युवा का, हर आदमी का जब स्वतंत्रता भाव चाहिए कि वो सवेरे काम पे जाए और शाम का अपने परिवार के पास लौट सके, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार को पालन करे, ना कि वो खां दिल्ली जावे पड़े, भोपाल आवे पड़े और अपने परिवार से दूर, अपने माता पिता से दूर रहते वो पैसा कमाए। तो जब बहुत बड़ी कमी रही है, लगभग जो भी सरकारें मध्य प्रदेश में अभी तक रही हैं, अब हमारे विशेष तौर पर दोष दगी थे कि पिछले 20 साल से लगातार भाजपा की सरकार है। तो जब से हमारे ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ अपने निकली हैं बुंदेलखंड में, माइनिंग की आपने देखी कितनी अपार अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आई हैं। अब नीटू वाला थोड़ी देर पहले पर्यटन की बात कर रहे थे, तो सिर्फ धार्मिक पर्यटन नहीं है, आपने तो देखो है अपने बुंदेलखंड में नदी भी हैं, पहाड़ भी हैं, घाटी भी हैं, सब कछु है। मतलब आप पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग जो कामन के लाने अपन उत्तराखंड जा रहे, उधर लैंडस्लाइड हो रही। अपने बुंदेलखंड में तो कोनो लैंडस्लाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पर्याप्त घाटियाँ और पहाड़ हैं कि आप चाहें तो पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी चीज़ें आप बुंदेलखंड में भी लागू कर सकते हैं। पर कभी भी कोनो भी सरकार ने अपनी तरफ उतना ध्यान दो नहीं है कि बुंदेलखंड में का विकास करो जाए, कि इतने की चीज़न का अपन कैसे उठाओ जाए। तो काम कर बिकलाने बहुत कछु है। अगर कोई व्यक्ति, कोनो सरकार, कोई मंत्री रुचि ले हैं तो इनमें बहुत जल्दी बदलाव आ सकते हैं। जैसे 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रहती, उस समय पे हमने जहाँ बात उठाई थी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को दौरा हतो छतरपुर को, उस समय पे हमने चर्चा करी थी, तो उन्होंने हमें वचन दो तो कि हम पर्यटन मंत्री का लेखें वापस आ भी थे और खजुराहो में बैठ के अपन चर्चा करें कि पर्यटन का लेखें अपन का कहते पे बड़ो काम कर सका था। लेकिन दुर्भाग्य बुंदेलखंड को कि 2 महीना वे पूरे नहीं हो पाए, कांग्रेस की सरकार गिर गई, वे बातें कभी पूरी हो ही नहीं पाई। तो हमारे उम्मीद कर रही थे कि भविष्य में शायद हमारा मौका मिले और बेसारी चीज़ें जो हमने सोच कर रखी हैं, जो युवाओं के मन में है कि हमारे आसपास नौकरी करें और शाम का लौट के माता पिता की, परिवार की सेवा कर सकें, उस प्रकार से हमारे रोजगार बुंदेलखंड में ही उपलब्ध करा पाए। राहुल भाई, बस जो ये आखिरी सवाल आपसे कि अगर बतौर कहूँ जनप्रतिनिधि के तौर पे कहूँ आपको मौका मिले तो बुंदेलखंड को लेके आपको का विजन है? बस दिल में तो आग लगी है सचिन भैया, सही बात तो ये है। एक बार भगवान अगर ऐसा अवसर दे हैं तो अपने बुंदेलखंड के लाने बहुत कुछ करना चाहते हैं हम लोग। अभी जैसा केशव भैया ने बताया, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो अभी अधूरे डले हैं। और अगर एक बार मैं नहीं, किसी भी अगर युवा को या कोई भी बुंदेलखंड का व्यक्ति दिल में एक बार ये आग जगा ले कि हमारे लोग सच में पिछड़े थे, लेकिन अभी 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए, स्कूल खोलने के काम किए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए भी बहुत काम किए। पहले आदमी बुंदेलखंड जाने में डरता था भाई साहब, आपने भी देखा वो योग 2005 के पहले का कि 7 बज गए तो कोई बुंदेलखंड की तरफ नहीं गया कभी। लेकिन सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें की है, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है। और हम भी अपने वरिष्ठों से और सरकार से हमेशा यही आग्रह करते हैं, वो लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल जाए। जैसा कि अभी केशव भैया ने भी बताया कि युवा है अपने माता पिता की सेवा भी कर ले और अपने घर का भरण पोषण भी कर ले, ऐसा रोजगार हमारे बुंदेलखंड में आ जाए, इंडस्ट्रियां आ जाए। इसके लिए सरकार भी काम कर रही है, कई माइनिंग के भी क्षेत्र हैं उसमें भी काम हो जाए। और खास तौर से जो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको शिक्षा मिल जाए, वो शिक्षा से कैसे भी वंचित ना रहें, उनको बाहर पढ़ने ना आना पड़े। क्योंकि अगर एक बहन शिक्षित हो जाती है तो निश्चित रूप से 2 परिवारों को वो शिक्षित बना देती है और उनका विकास कर देती है। एक वो जहां वह पैदा हुई है, एक घर वो जहां उसको शादी के बाद जाना है, दोनों घर का कायाकल्प कर देती है अगर बहन शिक्षित हो जाए। तो मेरा उद्देश्य रहता है, अधिकांश रूप में हमने एक टीकमगढ़ में
निःशुल्क कोचिंग भी डाली थी, उसमें बहुत सारी तैयारी भी हुई, कुछ लोगों की सरकारी जॉब भी लगी। लेकिन जितना सामर्थ्य होता करते रहते हैं हम लोग अपने तरफ से। हमारे पिताजी भी निरंतर इस रूप में काम करते रहते हैं कि कोई भूखा ना सोए। टीकमगढ़ में ऐसे एक फाउंडेशन बनाए हैं, गरीबों को भोजन मिलता रहे, गरीब बेटियों की शादी हो, शिक्षा के लिए भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन भगवान सामर्थ्य देगा तो हम लोग व्यक्तिगत रूप में भी करेंगे, और अगर कभी सरकार की तरफ से कोई मौका मिलेगा तो वो करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी सरकार से लगातार निवेदन करते रहते हैं, और सरकार को जो भी हम लोग आग्रह करते हैं निश्चित रूप से वो पूरा कर रही है। और बुंदेलखंड की कायाकल्प करने में भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अभी जो कमियां रह गई हम लोग वो भी सरकार के पास निरंतर जाएंगे, और जो भी कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी बुंदेलखंड के सभी लोगों से आग्रह है कि भैया कुछ करो ना करो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, खासतौर से बेटियों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि बेटियां पढ़ जाएंगी तो ये मानो कि हमारा पूरा घर ठीक हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी। और जब आगे आने वाली पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड का उत्थान हो जाएगा। और सचिन भैया, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। हम लोगों की आवाज भी आज पूरे देश में पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हो। बुंदेलखंड के लोगों के दिल में जो आग लगी है वही आपके दिल में लगी है, और उस आग को जलाने का काम आपने किया है। और भगवान करे कि जो आपने लक्ष्य रखा है वो पूर्ण हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुंदेलखंड के 3 युवा जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके बीच में हमने संवाद करे। जोरदार तालियों से भैया हमारे तीनों मेहमानों को स्वागत करें। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।